हेलो स्टूडेंट, ये जो मेरा वीडियो है ये 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए है। हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या क्या बात की थी। हमने प्रीवियस लेक्चर में कंपोसाइट फंक्शन को स्टार्ट किया था, या फिर मैं ऐसा कह सकता हूँ कि हमने कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को स्टार्ट किया था। अब हम उसके आगे की तरफ बढ़ते हैं। मैं पहले आपको थोड़ा सा उसके प्रीवियस वीडियो के बारे में बता दूं कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन होता क्या है। जैसे मान लो दो फंक्शन है आपके पास, एक है मान लो fx और दूसरा है मान लो आपके पास gx। ये हमारे पास दो फंक्शन है। इन दोनों का कंपोजिशन करने पर आपके पास चार तरह के फंक्शन बनते हैं। एक बनता है fogx, एक बनता है आपके पास gofx, एक बनता है आपके पास fofx और एक बनता है आपके पास gogx। ये चार तरह के फंक्शन बनते हैं। अब फॉग फंक्शन का निर्माण कैसे होता है, ये कैसे बनता है, तो ये f के अंदर gx डालने से बनता है, ठीक है। गॉफ फंक्शन कैसे बनता है, तो ये g के अंदर fx डालने से बनता है। fof फंक्शन कैसे बनता है, f के अंदर fx डालने से बनता है। और gog फंक्शन कैसे बनता है, g के अंदर gx डालने से बनता है। तो ये चार जो कंपोसाइट फंक्शन है इनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। और जाते वक्त मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था जिसके अंदर मैंने बताया था कि आपका fogx और gofx बराबर नहीं होता इन जनरल। यानी कि इन जनरल का मतलब है 90% केसेस में ये दोनों बराबर नहीं होते। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि फॉग और गॉफ अगर बराबर नहीं है तो ये मेरे कम्यूटेटिव जो रूल होता है, कम्यूटेटिव लॉ होता है, उसको पालन नहीं करता, उसको फॉलो नहीं करता। अब आप पूछोगे कि कम्यूटेटिव लॉ होता क्या है। कम्यूटेटिव का मतलब होता है जैसे मान लो दो है ए और बी, ठीक है, ए और बी। अब अगर मैं a प्लस बी करूं या b प्लस ए करूं, मतलब अगर इसका ऑर्डर मैं अगर चेंज कर दूं तो क्या होगा, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये दोनों बराबर रहेंगे। इसका मतलब क्या होता है, जो ये प्लस का साइन है, ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। अगर मैं माइनस की बात करूं कि a माइनस बी और b माइनस ए, तो हमें पता है ये दोनों बराबर नहीं होते। इसका मतलब ये नेगेटिव साइन जो है ये आपके कम्यूटेटिव लॉ को पालन नहीं करता, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं कर पाता। उसी प्रकार से अगर मैं देखूं कि fogx और gofx बराबर नहीं होता, इसका मतलब ये है कि O का मतलब होता है कंपोजिशन फंक्शन। इसका मतलब मैं अगर इसको ऐसा बोलूं कि इन जनरल composite functions are not follow the commutative law और not follow the commutative rule, तो ये बात सही होती है। क्लियर है। तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। ये चीजें हम कर चुके हैं, तो आप इनको आराम से एक बार नोट कर लेंगे, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, ये सारी चीजें हमने स्टार्ट कर ली थी। तो हम आज पहला टॉपिक लिखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोसाइट फंक्शन। आज का जो टाइटल है प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोसाइट फंक्शन। प्रॉपर्टीज बहुत सारी होती है, लेकिन हमें कुछ चुनिंदा पढ़नी है जो हमारे लिए काम आएगी। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी मैं आपको बता चुका हूं, सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको मैं बता चुका हूं कि कंपोसाइट फंक्शन not follow the commutative law। इसका मतलब ये है कि जो आपका fogx और जो gofx है ये आपस में बराबर नहीं होता। इन जनरल बात की हमने, ये इन जनरल ये बात होती है, इन जनरल ये आपकी बात होती है। क्लियर है। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब समझ सकते हो आप। f ऑफ g करोगे या g ऑफ f करोगे तो ये दोनों बराबर नहीं आते। यानी कि यहाँ पर ऑर्डर का इंपोर्टेंस रहता है। fogx का मतलब अलग होता है और gofx का मतलब अलग होता है। क्लियर है। अब आपको पता है जब भी हम कम्यूटेटिव लॉ पढ़ते हैं तो हमारे पास एक और टूल आता है, एसोसिएटिव लॉ। क्या आता है, एसोसिएटिव लॉ। हिंदी में बोला जाता है साहचर्यता का नियम।
अब ये क्या होता है, हमें पता है एसोसिएटिव लॉ के लिए हमें क्या 3 फंक्शन की जरूरत होती है, तो हम 3 फंक्शन निकाल लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास जैसे कैसे होता है, ए है, बी है और सी। क्लियर है? अब a प्लस बी प्लस सी आप इस तरीके से करो, या फिर a प्लस बी प्लस सी इस तरीके से करो, ये हमेशा बराबर होता है। यानी कि आप ब्रैकेट या तो यहाँ पे लगा दो या लास्ट के 2 पे लगा दो, है ना। अगर ये दोनों बराबर होते हैं तो ये क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। सेम यहाँ पर है कि जो कंपोजिट फंक्शन होता है, जैसे मान लो मैं तीन ले लेता हूँ, लेट 3 फंक्शन, मैं 3 फंक्शन ले लेता हूँ, क्योंकि एसोसिएटिव के लिए आपके 3 फंक्शन का होना जरूरी है। 3 फंक्शन fx, gx एंड hx, 3 फंक्शन ले लेता हूँ। अब 3 फंक्शन का कंपोजिशन करना है, मतलब f ऑफ g ऑफ h। ठीक है, यहां पर भी क्या होगा, f ऑफ g ऑफ h। ठीक है, अगर आप यहां दोनों पे ब्रैकेट लगाते हो, यानी कि आप क्या करते हो, पहले f का g से कंपोजिशन करते हो और जो रिजल्ट आता है उसको h से कंपोजिशन करते हो, या फिर पहले g का h से करते हो और उस सारे का आप f से कंपोजिशन करते हो, तो इन दोनों की वैल्यू बराबर होती है, इन दोनों की वैल्यू बराबर होती है। तो एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि जो आपका कंपोजिशन फंक्शन है वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। इन दोनों का मतलब क्या हो जाएगा कि कंपोजिट फंक्शन फॉलो एसोसिएटिव लॉ, यानी कि यहां पर आपके पास ऐसे ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आ सकता है कि कंपोजिट फंक्शन विल बी, अब आ जाएगा फॉलो द कम्यूटेटिव नॉट फॉलो एसोसिएटिव, फॉलो एसोसिएटिव नॉट फॉलो कम्यूटेटिव, फॉलो बोथ फंक्शन, फॉलो नेवर फॉलो द बोथ फंक्शन। तो इसमें क्या हो जाएगा कि कंपोजिट फंक्शन जो होते हैं वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करते हैं। क्लियर ये वाली बात? इसका मतलब फॉग है और FOGOH आपके बराबर होता है। इसके अंदर हम एग्जांपल देख चुके हैं, इसका एक क्वेश्चन कैसे आता है हम उस क्वेश्चन को देखेंगे। तो आप इसको पहले आराम से नोट कर लेंगे, आप इसको पॉज करके आराम से नोट कर ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जब हमने एसोसिएटिव लॉ को देखा, तो जब भी आपके पास एसोसिएटिव लॉ का क्वेश्चन आए तो हम कैसे प्रूफ करेंगे, हमें उल्टा करना है। हमें पास 3 फंक्शन है f, g और h। तो जब भी आपके पास क्वेश्चन आए तो देखो मैंने क्वेश्चन भी लिखा है, उसको आप कैसे करोगे। एसोसिएटिव लॉ का मतलब होता है, एसोसिएटिव लॉ का मतलब होता है, उल्टा स्टार्ट करेंगे HOGOF। ठीक है, यहां पर भी क्या कर देंगे HOGOF। अगर HOG और यहां पर GOF ये अगर दोनों बराबर हो जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, जो फंक्शन होगा वो कैसा हो जाएगा, एसोसिएटिव हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखेंगे, वेरीफाई द एसोसिएटिव लॉ फॉर द फंक्शन fx, gx और hx। 3 फंक्शन दिए हुए हैं, इनके लिए हमें क्या करना है, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करना है, आपको वेरीफाई करना है। तो हमें पता है कि अगर ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करेगा तो ये दोनों बराबर आनी चाहिए। अगर मैंने इन दोनों को बराबर कर दिया तो मेरा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। तो मैं सबसे पहले LHS से शुरुआत करता हूं। LHS क्या हो जाएगा, सबसे पहले मैं HOG निकालता हूं। HOG का मतलब क्या होता है, H के अंदर GX का डाल, H के अंदर GX को पुट करना। तो H की वैल्यू क्या है, e की पावर x है, यानी कि आप क्या करोगे, H gx का मतलब क्या है 1/x, यानी कि आप h के अंदर आओगे और x की जगह पे 1/x रख दोगे, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी e की पावर 1/x। x की जगह पे क्या रखना है, 1/x रखना है, तो e की पावर 1/x। अब हम क्या करेंगे, HOGOF ये हम कर चुके हैं। इस फंक्शन के अंदर क्या करना है, f को पुट करना है, यानी कि e की पावर 1/x, इसके अंदर f को पुट करना है, f का मतलब है 2x, यानी कि आप क्या करोगे, x की जगह पे ये 2x पुट कर दोगे, तो ये हो जाएगा e की पावर 1/2x। ये आपकी वैल्यू आ गई HOGOF की, ये इसकी वैल्यू आ गई। ये मेरे पास LHS हो गया है, मैं इसको यहाँ रखता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, RHS को लिखता हूँ, RHS को लिखता हूँ।
आपको तो इसके नीचे कंटिन्यू लिखना है। RHS क्या हो जाएगा आपका HOGOF। हम क्या करेंगे, पहले GOF निकालेंगे और उसके अंदर H को पुट कर देंगे, H के अंदर उसको पुट कर देंगे। तो देखेंगे पहले GOF की वैल्यू क्या होती है, GOF यानी कि G के अंदर FX, G के अंदर FX का मतलब क्या है आपका 2x, यानी कि G की डेफिनेशन में जाओ, x की जगह पे 2x रख दो, तो ये हो जाएगा 1/2x। अब इसको क्या करना है, H के अंदर ये वाली वैल्यू रखनी है, H के अंदर GOF रखना है, H के अंदर GOF रखना है। तो क्या कर देंगे, H का मतलब क्या है, e की पावर x है, इसकी जगह पे आपको क्या करना है, x की जगह पे 1/2x, तो ये हो जाएगा e की पावर 1/2x। ये आ गया आपके पास HOGOF, ये वैल्यू आ गई। ये मेरी सेकंड इक्वेशन हो गई। देख सकते हो आप इक्वेशन 1 और 2 से, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर, बाई इक्वेशन 1 एंड 2 मेरा HOGOF यानी कि ये वाला बराबर हो गया HOGOF यानी कि इस वाले के। अगर ये बराबर हो गया तो क्या हो गया, सो एसोसिएटिव रूल या लॉ वेरीफाइड। क्लियर है ये वाली बात। तो हमें क्या करना है, जब भी आपके पास तीन फंक्शन वाला है, आपसे एसोसिएटिव लॉ का पूछे तो आपको ये वाला रखना है HOGOF। पहले यहाँ पे ब्रैकेट लगा देना, बाद में यहाँ पे, फिर LHS और RHS को आप सॉल्व कर दोगे। क्लियर है, तो ये वाला नोट करेंगे आप आराम से, इसको नोट करेंगे। ठीक है, तो आपने पॉज करके इसको नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। यानी कि अभी तक मैंने प्रॉपर्टीज में आपको क्या क्या लिखवा दिया है। प्रॉपर्टीज में मैंने आपको बताया कि जो कंपोजिट फंक्शन होता है वो आपके कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं कर पाता, लेकिन एसोसिएटिव लॉ को फॉलो कर देता है। अब इसकी थर्ड प्रॉपर्टी लिखनी है, क्या है थर्ड प्रॉपर्टी में आपको लिखना है कि जैसे मान लो आपके इफ fx एंड gx, ये आपको ध्यान रखने, इससे क्वेश्चन नहीं बनते, अभी ऑप्शन में पूछ सकता है। fx और gx दो फंक्शन है, ये दोनों आर 1 एंड ऑन टू, ये 1 ऑन टू फंक्शन है, 1 भी है और ऑन टू भी है। 1 है, ऑन टू है, इसको एक वर्ड में अगर मैं लिखना चाहूं तो वो होता है बाइजेक्टिव। एक वर्ड मैंने यहाँ पे दिया है बाइजेक्टिव का मतलब होता है जो 1 और ऑन टू दोनों होता है, जिसका इनवर्स पॉसिबल होता है, उसको बाइजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, दो फलन है जो एककी और आच्छादक है। ठीक है, अगर इन दोनों का कंपोजिशन करते देन देयर कंपोजिशन are also बाइजेक्टिव। यानी कि भावार्थ ये है कि अगर दो फंक्शन खुद ही 1 और ऑन टू है तो इनको अगर आप बाइजेक्टिव करोगे तो जो रिजल्टेंट फंक्शन आएगा वो भी आपका कैसा रहेगा, बाइजेक्टिव रहेगा। हिंदी में लिख देता हूं, यदि दो फलन fx तथा gx एकई की आच्छादक है तब इनका संयुक्त फलन भी एकई की आच्छादक होगा। क्लियर है ये वाली बात। तो ये मैंने इसका हिंदी लिख दिया है। तो हमने यहाँ पर प्रॉपर्टीज में तीन बातें पढ़ी है कि जो कंपोजिट फंक्शन होता है, फर्स्ट में हमने ये पढ़ा था कि वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता, क्रम विनिमयता का पालन नहीं कर पाता। दूसरा हमने लिखा है कि वो एसोसिएटिव यानी कि सहचार्यता का एसोसिएटिव को फॉलो करता है। और ये आपको बताया कि जो दो फंक्शन होते हैं अगर वो खुद ही 1 ऑन टू है तो उनका जो कंपोजिट फंक्शन होगा वो भी आपका 1 ऑन टू होगा। अच्छा, 1 और ऑन टू के लिए ही इनवर्स पॉसिबल है। जो हमारा नेक्स्ट टाइटल है इनवर्स फंक्शन का,
वो तभी हो पाता है जब फंक्शन आपका एकल की आच्छादक को 1 1 ऑन टू हो, यानी कि वो बाइजेक्टिव। क्लियर है? तो आप ये प्रॉपर्टी को नोट करेंगे पॉज करके। ठीक है, इसके ऊपर एक और क्वेश्चन देखते हैं जो आपके बोर्ड में पूछा गया है कई बार। इफ थ्री फंक्शंस f g and h are defined in R such that तीन फलन है f g और h, वो r का मतलब होता है रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याओं में इस प्रकार से परिभाषित है कि fx की जो वैल्यू है ये आपके x स्क्वायर है, gx की जो वैल्यू है वो आपके cos x है, और जो hx की वैल्यू है वो 2x प्लस 3 है, 2x प्लस 3 है। तो आपसे बोला है देन फाइंड HOGOF, और यहां पर बोल दिया है √2 पाई, रूट में 2 पाई, HOGOF √2 पाई। फाइंड ये वाली इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। HOG ऐसे दिया हुआ है यहाँ पर, इन दोनों के ब्रैकेट लगाया हुआ है, ये वाला है, मतलब HOGOF √2 पाई है। फंक्शन देख लेता हूँ, x स्क्वायर है, cos x है और 2x प्लस 3 है। क्लियर है? तो इसको करना है, तो कैसे करेंगे? आप क्या करो, ये फंक्शन निकाल दो, पूरा निकाल दो, लास्ट में x की जगह पे √2 पाई को लिख देंगे, लास्ट में √2 पाई को लिख देंगे। तो देखेंगे कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें ये निकालना है HOGOF, इसमें से गॉफ निकालना है। सबसे पहले GOF फंक्शन निकालना है। GOF कैसे निकालोगे? इसको निकाला जाता है G के अंदर fx डालने से। तो ये हो जाएगा आपके G के अंदर fx का मतलब हो जाएगा आपके x स्क्वायर, यानी कि आपका कितना हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगा आपका cos x स्क्वायर। ये हो गया आपके पास GOF का मतलब। अब आपको क्या करना है, HOGOF ये निकालना है। तो h का मतलब क्या है? h का मतलब है 2x प्लस 3, ठीक है, h का मतलब है 2x प्लस 3, इसके अंदर डालना है गॉफ को, यानी कि cos x स्क्वायर। तो आप इसके अंदर ये वैल्यू पुट करोगे, यानी कि x की जगह पे ये वैल्यू रख दोगे, तो ये हो जाएगा 2 cos x स्क्वायर प्लस 3, ये रख देंगे। अब ये किसके लिए निकालना है, ये किसके लिए निकालना है, ये तो आपके आ गए HOGOF, यहाँ पर आ जाएगा x, ये आ गया 2 cos x स्क्वायर प्लस 3। हमें पता है x की जगह पे क्या पुट करना है, √2 पाई पुट करना है। तो ये हो जाएगा 2 cos, इसका स्क्वायर है, x की जगह पे ये करेंगे, इसका स्क्वायर है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई, और ये हो जाएगा प्लस 3। cos 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है, cos 360 डिग्री है, cos 360 डिग्री की वैल्यू होती है 0, cos 0 के बराबर यानी कि 1। तो ये हो जाएगा 2 × 1 प्लस 3, तो ये आंसर आ जाएगा 5, यानी कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है इसकी वैल्यू 5 निकल के आएगी। तो इस तरीके के भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, तो उसको आप नोट करेंगे, यहाँ पर ये क्वेश्चन नोट करेंगे। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपके सामने लिखे हैं, इन दोनों क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके मेरे को व्हाट्सएप पे फोटो भेजना है, इसके आंसर्स को आपको भेजना है, ताकि मेरे को पता चल सके कि आज जो मैंने एक्सप्लेन किया है एसोसिएटिव लॉ, ये आपके क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है। और बुक के अंदर आप 1.1 जो एक्सरसाइज है उसको आप क्लियर कर सकते हो, आप उसको लगा सकते हो, कोई भी डाउट आता है तो आप उससे पूछ सकते हो। अच्छा, जिन बच्चों ने अभी पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है या फिर जिन बच्चों के बहुत सारे डाउट आते हैं, तो वो बच्चे अब कोचिंग में आके भी पूछ सकते हैं। बहुत सारे कोचिंग में 10 से 6 के बीच में आके अपने डाउट्स क्लियर कर रहे हैं।
ठीक है, तो अब पढ़ाई को स्टार्ट करने का टाइम आ चुका है। तो जिन बच्चों के बहुत ज़्यादा डाउट रह गए हैं या फिर कोई चीज़ों के आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा है, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप क्वेश्चंस लेके आप अपनी बुक सीट लेके कोचिंग में 10 से 6 के बीच में आ सकते हो। वहाँ पे मैं अवेलेबल रहूँगा, मैं आपको उनके डाउट्स को क्लियर कर दूँगा। अच्छा, दूसरी बात, जो जिन बच्चों ने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो वो भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा दें। कोचिंग में जो बच्चे ऑलरेडी रजिस्टर्ड है वो कोचिंग में आए और अपना फॉर्म लेके जाए और फॉर्म को फिल कर दे। फॉर्म को फिल करने का मतलब होगा कि आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो ये प्रोसेस आप दोनों कर सकते हो। आप अपना रजिस्ट्रेशन मोबाइल पे भी करवा सकते हो। अगर आप कोचिंग में आते हो, अगर आपके एरिया में कर्फ्यू वगैरह नहीं है, आप इजीली आ सकते हो, तो यहाँ पे कोचिंग में आओगे, वहाँ पे आपको एक फॉर्म मिलेगा, फॉर्म को आप फिल करके उसको सबमिट कर देंगे, ताकि जब भी आपकी ऑफलाइन क्लासेज होगी सबसे पहले उन्हीं बच्चों के साथ बैच को स्टार्ट किया जाएगा और फिर नए बच्चों को एनरोल किया जाएगा, क्योंकि इस बार हमें पता है लिमिटेड सीट रहेगी, ठीक है। तो अभी के लिए मैं स्टॉप कर रहा हूँ। ये दोनों के आंसर का मैं आपके वेट करूँगा, इन दोनों के आंसर्स को आप भेजोगे। थैंक यू।